नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं रेगुलर लेक्चर आपको देखने को मिलते हैं। उसी में एक बेसिक लेक्चर आपके सामने है और इस सेशन में हम आपको बेसिक प्रपोजिशन पूरा पढ़ाएंगे। तो आप ध्यान देंगे कि जो प्रपोजिशन के बेसिक हैं वो क्या होते हैं और किस तरीके से उनका यूज़ करना चाहिए। इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, डेट इज़ कॉल्ड प्रपोजिशन। इंग्लिश का ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसे हम प्रपोजिशन के नाम से जानते हैं और इसको प्रॉपरली हम समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो टॉपिक को शुरू करेंगे। और प्रपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कारण उसका ये है, ये कनेक्टर के तौर पे काम करता है। और ये जो कनेक्टर होते हैं, कनेक्टर का साफ मतलब होता है कि चीज़ों को आपस में ऐड करना। तो प्रपोजिशन को शुरू करेंगे और समझेंगे सारी चीज़ों को एक एक करके, किस प्रपोजिशन का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए और उसका यूज़ किस तरीके से होता है किसी सेंटेंस के अंदर, तो उसके जो मीनिंग होते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक प्रोपोजिशन आपको कवर कराएंगे, क्योंकि बेसिक यदि हमारे पास जानकारी है तो सारी चीज़ें हमारे पास बहुत आसानी से समझ में आएंगी और सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन के अंदर हम कर सकते हैं, आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं। चलेंगे तो सेशन को शुरू करते हैं और प्रपोजिशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि इसका नाम है, देखिए, जैसे कि इसका नाम है प्रपोजिशन, ये बात तो हम जानते हैं। जैसे कि इसका नाम क्या है, प्रपोजिशन है। इसका काम क्या है? देखिए, इंग्लिश में सभी शब्दों का कुछ ना कुछ काम है। जैसे कि हमने कहा नाउन, हमने कहा प्रोनाउन, इनका काम क्या था आप जानते हैं। इनका काम क्या था? सेंटेंस के अंदर क्या बनते हैं? ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। नाउन और प्रोनाउन को ये काम मिला है। इसके बाद एक और शब्द होता है, डेट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम ये रहता है कि वो इन दोनों की जो विशेषता है वो बताने का काम करता है। इसीलिए इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं हिंदी में? विशेषण। क्योंकि ये इसकी विशेषता बताता है। ये किसकी विशेषता बताता है? इन दोनों की विशेषता बताने का काम करता है। तो इन दोनों की विशेषता बताता है। इसी प्रकार से बाकी शब्दों से और बाकी शब्दों का परिचय अलग अलग हो सकता है, जिसमें से हम जो परिचय दे रहे हैं वो अभी परिचय दे रहे हैं आपको प्रपोजिशन का। प्रपोजिशन और कंजंक्शन इंग्लिश के दो महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। इनको यदि आप जाने तो ये कनेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कनेक्टर कहलाते हैं। चीजों को आपस में जोड़ने का काम इनका है। ये आपस में चीजों को जोड़ देते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग कनेक्टर। लेकिन अलग अलग तरीके से जोड़ने का काम करते हैं। प्रपोजिशन अलग तरीके से जोड़ेगा, कंजंक्शन अलग तरीके से जोड़ेगा। तो पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूं प्रपोजिशन का है क्या बेसिक। जैसे एक सेंटेंस देखिए, जैसे मैंने लिखा द बुक इज ऑन द टेबल। आपको एक प्रपोजिशन दिखाई दे रहा होगा। कौन सा प्रपोजिशन दिखाई दे रहा है? एक प्रपोजिशन दिखाई दे रहा है। प्रपोजिशन कौन है? ऑन है। ऑन ही क्यों लगाया? हम एबव लगा देते, हम बिलो लगा देते, और भी लगा सकते थे। लेकिन इस ऑन का कोई मतलब है। इस ऑन का यह मतलब है कि यदि एक टेबल है हमारे पास, तो इस टेबल पर हम एक क्या रख देंगे? एक पुस्तक रख दी हमने, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी एक किताब हो गई। तो ये जो स्टेट है इस किताब की और टेबल के बीच का जो रिश्ता है वो हम स्पष्ट कर रहे हैं, उसकी पोजीशन बता रहे हैं। इसीलिए इसका नाम है प्रीपोजिशन। हम स्पष्ट कर रहे हैं कि किताब की जो पोजीशन है वो टेबल के सापेक्ष कैसी है। ठीक है, तो ऑन हमको क्या बताता है? ऑन बताता है, यदि हम ऑन के बारे में जाने तो ऑन पहली बात बताता है ऊपर, दूसरा स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था, तीसरा स्पर्श करते हुए। तीसरा जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे स्पर्श करते हुए। इसका मतलब समझो आप, स्पर्श करते हुए, स्पर्श करते हुए, ये तीनों पार्ट आपको समझ में आएंगे। इसका कुल मिला के ये मतलब हो गया कि जो किताब है वो टेबल के ऊपर रखी है। रखी है मतलब स्थिर अवस्था है, छू रही मतलब स्पर्श करते हुए है, और ऊपर है वो तो बड़ा स्पष्ट है। तो ये ऑन का प्रयोग है। तो प्रपोजिशन का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आकर उनकी पोजीशन को स्पष्ट करना, उनकी स्थिति को स्पष्ट करना। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप किसी प्रपोजिशन का प्रयोग करें
जब भी आप किसी प्रोपोजिशन का प्रयोग करें, प्रोपोजिशन के ठीक बाद आपको अनिवार्य तौर पर कोई नाउन या कोई प्रोनाउन ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कोई नाउन या प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, और कोई शब्द आप इसके बाद प्रयोग नहीं करेंगे। यदि कोई शब्द इसके बाद प्रयोग करेंगे तो वो भी नाउन बन जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम कोई प्रोपोजिशन यूज करते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए? कोई नाउन या प्रोनाउन अनिवार्य तौर पर होना ही चाहिए। ठीक है? और ये प्रोपोजिशन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए इनका काम क्या होता है, इनका सबसे बड़ा काम होता है, एक तो ये काम हो गया कि सेंटेंस प्रोपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आया, वो तो सही बात है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि सेंटेंस में अन्य हिस्सों के साथ संबंध क्रिएट करना भी इसका काम है। इस नाउन या प्रोनाउन का संबंध बाकी के अन्य हिस्सों के साथ क्या है वो बताने का काम भी प्रोपोजिशन ही करता है। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है? तो आप लोग थोड़ा थोड़ा इसको लिखते चलें साथ में, और हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है? आप चीजों को समझते चलिएगा, कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को लिखते भी चलना है। ये एग्जाम्पल है आपका, जिससे आप बड़ी आसानी से प्रोपोजिशन को कवर कर पाए। आज की क्लास में बेसिक प्रोपोजिशन पढ़ाएंगे हम आपको। बेसिक प्रोपोजिशन का जो इंपॉर्टेंट, लिखें जल्दी से। ठीक है? हो गया होगा प्रोपोजिशन का ये पार्ट। अब हम बेसिक प्रोपोजिशन आपको पढ़ाते चलते हैं। प्रोपोजिशन तो पढ़ना है, बट आज उसका बेसिक पढ़ेंगे। प्रोपोजिशन का जो बेसिक होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम बेसिक समझ गए तो उसमें एडवांस में ज्यादा कुछ होता नहीं। बेसिक क्वेश्चन आसानी से हैंडल कर सकते हैं आप, बड़े आसानी से। ठीक है? तो ये प्रोपोजिशन को की शुरुआत है, ऐसे करते हैं। अब हम और भी चीजें आपको इसके बारे में बताते हैं और क्या क्या होता है। पहले इसके जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, तो पहले सभी प्रोपोजिशन की एक बार जनरल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सभी प्रोपोजिशन पूरी इंग्लिश में वैसे ही काम करेंगे जैसा जनरल कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है? तो मैं अभी जनरल कॉन्सेप्ट बताता हूं कि प्रोपोजिशन के जनरल कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जो प्रोपोजिशन टॉपिक है, ठीक है, इंग्लिश में एक बड़ा रोल प्ले करता है, और सेंटेंस के अंदर रिलेशन बताने का काम प्रोपोजिशन करता है। और एग्जाम का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप देखेंगे यदि एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते ही रहते हैं प्रोपोजिशन के, फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे और भी तरीके से। तो सबसे पहले इसके जनरल कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या है जनरल कॉन्सेप्ट? ध्यान दीजिएगा आप, जनरल कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। प्रोपोजिशन के जनरल कॉन्सेप्ट कहते हैं, पहला कॉन्सेप्ट, यदि आप किसी प्रोपोजिशन के बाद कोई वर्ब लिखना चाहते हैं तो वर्ब का हमेशा आप आईएनजी फॉर्म लिखें। कौन सा फॉर्म लिखें? आईएनजी फॉर्म लिखें। इस आईएनजी फॉर्म को किस नाम से जाना जाता है? जीरंड के नाम से जाना जाता है, जो कि एक नाउन होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रोपोजिशन के बाद आएगा तो कोई नाउन या प्रोनाउन ही लिखना पड़ेगा आपको। दूसरा कॉन्सेप्ट, यदि हम किसी प्रोपोजिशन का प्रयोग करें तो उसके बाद, जैसे कि अभी हमने बताया आपको, नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा कॉन्सेप्ट, जब हम किसी प्रोपोजिशन का प्रयोग करें, ये कॉन्सेप्ट पूरी इंग्लिश में लागू होते हैं। प्रोपोजिशन का प्रयोग करें तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब कर्म कारक लिखना पड़ेगा आपको। ये सारी चीजें अभी हम क्लियर करते चलेंगे आपको, है ना? तो ऐसा करना है जब भी किसी प्रोपोजिशन का प्रयोग होगा। तो कुछ खासियत है प्रोपोजिशन की। इसका
एक स्ट्रक्चर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, आप समझ पाएंगे। जब भी हम किसी प्रोपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, तो प्रोपोजिशन के बाद हमने आपसे कहा इसके बाद हमेशा आपको कोई नाउन या प्रोनाउन लिखना है। क्या लिखना है? कोई नाउन या प्रोनाउन लिखना है, ऐसा हमने कहा आपसे। लेकिन इधर क्या लिखना है, यह बात भी तो महत्वपूर्ण है। तो इधर देखिए आप, प्रोपोजिशन के इधर आपको तीन में से कोई एक चीज लिख सकते हैं आप, ठीक है? क्या क्या लिख सकते हैं वो देखो आप। सबसे पहले या तो आप वर्ब चाहें तो वर्ब लिख सकते हैं, आप चाहें एडजेक्टिव चाहें तो एडजेक्टिव लिख सकते हैं, सॉरी एडजेक्टिव चाहें तो एडजेक्टिव लिख सकते हैं आप। इसके पहले यदि आप चाहें तो नाउन, या इसके पहले आप यदि चाहें तो नाउन या प्रोनाउन भी लिख सकते हैं। प्रोपोजिशन प्रयोग करने का एक तरीका है, ये इस स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोपोजिशन जब हम लिखते हैं तो हमने कहा उसके बाद हमें कोई नाउन या प्रोनाउन लिखना है। क्लियर है ये बात? नाउन या प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का होगा और प्रोपोजिशन का वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है? इसे हम प्रोपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। लेकिन इसके जो लेफ्ट साइड की बात है, लेफ्ट साइड आप क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके लेफ्ट साइड आप नाउन भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रोनाउन भी प्रयोग कर सकते हैं, वर्ब भी प्रयोग कर सकते हैं, एडजेक्टिव, यानी ये जो पोर्शन लिखे हैं इनमें से कुछ भी प्रयोग होता है। नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। इसी पर ये प्रोपोजिशन डिपेंड करता है। यहां पे ये जो प्रोपोजिशन आता है ये इन बातों पर भी निर्भर करता है, इस बात पर भी निर्भर करता है, तब हम इसको कहीं यूज कर पाते हैं। इसलिए हमने आपसे कहा प्रोपोजिशन का संबंध जो होता है बाकी के अन्य हिस्सों से देखा जाता है, या इस नाउन या प्रोनाउन का संबंध बाकी के अन्य हिस्सों के साथ क्या है वो प्रोपोजिशन हमें बताता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आप इस स्ट्रक्चर को बड़े अच्छे से समझो, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है और इसी से आपके क्वेश्चन हैंडल होंगे, ठीक है? बिकॉज आपको प्रोपोजिशन का ये लेवल आपको पता होना चाहिए। तो इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको आप साथ में नोट करते चलिए और आगे बढ़ते चलें। हो गया आप लोगों का? सबने लिख लिया? ठीक है, लिख लिया, चलो ठीक है। तो हम लोगों ने प्रोपोजिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट जाना, और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद क्या है, अब बेसिक जो प्रोपोजिशन, एक एक प्रोपोजिशन आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसका क्या मतलब है, उसका यूज कैसे करना है। वैसे मैं आपको बता दूं, प्रोपोजिशन के हिंदी मतलब से कोई लेना देना नहीं होता, ना हिंदी से मतलब रहता ज्यादा। उसका जो यूज है वो क्या है, वो कैसे करते हैं, बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ाते हैं प्रोपोजिशन को। यहां तक तो बात क्लियर है सबको? चलो ठीक है। देखिए, एक एक प्रोपोजिशन लेके चलते हैं। सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं, एक प्रोपोजिशन है, उसका नाम है अबाउट। क्या है? अबाउट। अबाउट पढ़ेंगे। अबाउट का क्या मतलब है वो देख लेंगे। अबाउट का दो मतलब है। पहला ये मतलब निकालेगा लगभग, दूसरा इसका जनरली मतलब होता है के बारे में। ये दो मतलब अबाउट के होते हैं, लगभग या होता है के बारे में, ठीक है? तो बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके दो मतलब निकले, लगभग, और एक मतलब निकला के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा अबाउट का प्रयोग कैसे करना है। एग्जाम्पल देखिए जरा, इसमें क्या एग्जाम्पल हो सकता है। हम यदि इसका एग्जाम्पल बताएं तो हमने कहा अबाउट, हमने लिखा he is talking about his
जर्नी, ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ही इज टॉकिंग अबाउट हिज जर्नी। अब आप समझिए, कहीं लिखा हो टॉक अबाउट, इसका मतलब होता है, मतलब समझिए, डिस्कस। टॉक अबाउट का मतलब होता है डिस्कस। इसका मतलब यह है कि जब भी आप डिस्कस वर्ड का यूज करें तो अबाउट उसके साथ नहीं यूज होना चाहिए। ऐसा एसएससी और बैंकिंग जैसे अदर एग्जाम पूछते हैं, कई बार पूछ चुके हैं कि टॉक अबाउट का मतलब होता है डिस्कस, और यदि हम डिस्कस शब्द का प्रयोग करें तो उसके साथ अबाउट नहीं आना चाहिए। इसका मतलब समझिए, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज जर्नी, वह अपनी यात्रा के बारे में बात कर रहा है, के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे यूज करेंगे। दूसरा है लगभग। ठीक है, कैसे लिखेंगे? हमने लिखा दिल्ली इज अबाउट 600 किलोमीटर्स। वो कह रहा है दिल्ली लगभग 600 किलोमीटर है। ठीक है, दिल्ली इज अबाउट 600 किलोमीटर्स, दिल्ली लगभग 600 किलोमीटर है। ठीक है, अपनी कहीं डिस्टेंस से बता रहा होगा, किसी जगह से। दिल्ली इज अबाउट 600 किलोमीटर्स फ्रॉम, कहीं जगह लिख लीजिए आप, फ्रॉम भोपाल। उसने लिखा, ऐसे लिखा, दिल्ली इज अबाउट 600 किलोमीटर्स फ्रॉम भोपाल, यानी जो दिल्ली है लगभग 600 किलोमीटर है भोपाल से। तो लगभग का मतलब है कि क्लियर नहीं है कि 600 के आसपास है, या थोड़ा बहुत आगे हो सकता है, या थोड़ा बहुत पीछे हो सकता है। अप्रोक्स वैल्यू है ये, अप्रोक्सीमेटली वो कह रहा है कि 600 किलोमीटर है किससे? भोपाल से। तो दिल्ली इज 600 किलोमीटर्स फ्रॉम भोपाल। तो ये मतलब है। अच्छा, यहां कुछ और प्रोपोजिशन भी दिख रहे होंगे आपको, फ्रॉम भी दिख रहा होगा, फ्रॉम दिख रहा है ना, ये फ्रॉम डिस्टेंस बता रहा है उस दोनों के बीच की जो दूरी है वो बता रहा है। तो फ्रॉम के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमारी बात चल रही है किसके बारे में? अबाउट। अबाउट का प्रयोग हम लोग ऐसे करेंगे। अबाउट का मतलब निकलेगा क्या? लगभग। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रोपोजिशन पर। लिख लीजिए आप लोग, फिर अगले प्रोपोजिशन पर चलेंगे। ऐसी बेसिक चीजें समझते चलेंगे कि किसका प्रयोग कैसे निकलेगा और क्या मतलब निकलेगा। लिख लीजिए आप, अबाउट का प्रयोग कैसे करते हैं। तो इस तरीके से करते हैं अबाउट का प्रयोग। बात समझ में आ रही होगी कि अबाउट का प्रयोग कैसे करेंगे। ऐसे एक एक करके बेसिक प्रोपोजिशन पढ़ते चलेंगे। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, तो इसको चेंज करेंगे, अगले प्रोपोजिशन पर आएंगे। अगला प्रोपोजिशन है अगेंस्ट। क्या है अगला प्रोपोजिशन? अगेंस्ट। अगेंस्ट का कैसे प्रयोग है? अगेंस्ट का दो तरीके से प्रयोग होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रयोग यहां देखिए। अगेंस्ट का मतलब होता है कि विरोध में। यदि हम किसी के अगेंस्ट होते हैं, किसी के जो थिंकिंग है उसके अगेंस्ट है, या हम कोई विरोध में कोई काम करते हैं, कॉन्ट्रा काम करते हैं, तो वहां पे हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। तो और दूसरा प्रयोग क्या है? के सहारे या के बल पर। ठीक है, ऐसे। तो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। अगेंस्ट का मतलब है के विरोध में, और अगेंस्ट का एक मतलब है के सहारे यानी के बल पर। जैसे पहले हम के विरोध का मीनिंग बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्या होगा के विरोध में? हम लिख पाएंगे कमल इज ऑलवेज complaining against। एक मिनट, थोड़ा चेंज करेंगे सेंटेंस को और सही रहेगा। कमल ऑलवेज कंप्लेन्स
अगेंस्ट हिज क्लासमेट्स। देखिए वो कह रहा है कमल ऑलवेज कंप्लेन्स अगेंस्ट हिज क्लासमेट्स। कमल हमेशा अपने जो सहपाठी हैं, उसके क्लासमेट हैं, उनकी हमेशा क्या करता रहता है, शिकायत करता रहता है, यानी उनके विरोध में ऐसा काम करता रहता है। इसीलिए हमने अगेंस्ट का प्रयोग किया। शिकायत करना यानी किसी के विरोध में कोई काम करना, इसीलिए यहां पे अगेंस्ट का प्रयोग ज्यादा बेहतर है। तो कमल ऑलवेज कंप्लेन्स अगेंस्ट हिज क्लासमेट। कमल हमेशा अपने क्लासमेट की शिकायत करता रहता है, ऐसा यहां पे कहा गया है। ठीक है। दूसरा प्रयोग है के सहारे। बाकी आप समझ गए होंगे। ठीक है। अगेंस्ट का क्या मतलब है, तो एक मतलब है के विरोध में या के विरुद्ध, इसका मतलब है के सहारे। के सहारे, जैसे के सहारे का मतलब होता है कोई भी वस्तु किसी जगह रखी हो या किसी जगह उसको, जैसे ये डिजिटल बोर्ड आपको दिख रहा होगा, स्मार्ट इंटरेक्टिव बोर्ड, इस दीवार के सहारे लगा हुआ है, इस पर कुछ बल आरोपित कर रहा है, तो ये अगेंस्ट है। ठीक है, ये अगेंस्ट है। आपने देखा होगा जब घरों में इस तरीके से आपने घर देखा होगा, और घरों में आपने देखा होगा जब कभी व्हाइट वॉशिंग होती है, व्हाइट वॉशिंग का मतलब होता है जिसे हम पुताई बोलते हैं, होती है, तो आपने देखा होगा एक सीढ़ी लगाई जाती है इस तरीके से। ठीक है, सीढ़ी लगी होती है और इसका प्रयोग होता है। तो ये जो सीढ़ी है इस दीवार पर बल आरोपित करते हुए रखी हुई है, जो सीढ़ी है इस दीवार पर ये बल आरोपित करते हुए रखी हुई है, तो ये अगेंस्ट है। और इस सीढ़ी को बोलते हैं लेडर। क्या बोलते हैं, लेडर। तो मैं कह सकता हूं, ऐसे बोल सकता हूं, लेडर इज अगेंस्ट द वॉल। वॉल का मतलब दीवार, यानी जो सीढ़ी है, दा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन नाउन है ये। द लेडर इज अगेंस्ट द वॉल, यानी वह सीढ़ी उस दीवार के सहारे लगी हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये अगेंस्ट का केस है, विरोध में नहीं बोलेंगे, इसके बल पर लगी हुई है। तो हम जैसे बोल सकते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग कुर्सी पर बैठकर झूलते रहते हैं। ठीक है, मोशन करते हैं। जब वो मोशन करते हैं बैठकर, उसके सहारे टिक कर बैठते हैं, तो हम बोल सकते हैं, उसको मना कर सकते हैं। कैसे मना करेंगे, डोंट लीन अगेंस्ट द अगेंस्ट द ब्रोकन चेयर। अरे हम उसको मना करेंगे तो कुछ बोलना पड़ेगा ना कि कुर्सी टूटी हुई है, भले ही ना टूटी हो कोई कुर्सी, लेकिन हमें बोलना पड़ेगा कि इस टूटी हुई कुर्सी के सहारे ना बैठो, इस टूटी हुई कुर्सी के सहारे ना झूलो। वो झूल रहा है व्यक्ति, ठीक है, और कुर्सी टूटी है नहीं टूटी है बात अलग है, लेकिन हमें मना करना है। तो ये अगेंस्ट का प्रयोग है। दिस इज अ यूज ऑफ अगेंस्ट। डोंट लीन अगेंस्ट द ब्रोकन चेयर, यानी इस टूटी हुई कुर्सी के सहारे ना बैठो या इस टूटी हुई कुर्सी के सहारे ना झूलो। लीन का मतलब यहां पे स्विंग करने से मतलब है, जब हम कुर्सी पे बैठकर झूलते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ अगेंस्ट। तो अगेंस्ट आपको समझ में आया होगा। आप देखते चलिए, बहुत बेसिक प्रोपोजिशन का कॉन्सेप्ट है जो आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो इसको लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते चलते हैं। बहुत सारा प्रोपोजिशन होता है, ठीक है, सभी को इसी तरीके से बेसिक उसकी जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। लिखते चलिए आप। लिख लिए, चलिए। तो यहां पे अगेंस्ट हो गया। अब धीरे धीरे और भी प्रोपोजिशन पढ़ते हुए चलते हैं। तो ये अगेंस्ट का प्रयोग है, ठीक है बच्चे। अब देखिए, अब हम इसके बाद एक और प्रयोग देखेंगे, लेकिन यहां डिफरेंस देखना पड़ेगा हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा बिटवीन और अमंग के बीच। किसके बीच, बिटवीन और अमंग के बीच डिफरेंस देखना पड़ेगा। ये दो प्रोपोजिशन है, एक तो बिटवीन है, एक बिटवीन है और एक है आपका अमंग। दोनों के अंतर और दोनों में जो समानता है वो दोनों को समझेंगे, ठीक है।
बिटवीन और अमंग क्या है समानताएं? देखो, बिटवीन का प्रयोग होता है किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन को इंग्लिश में बोलते हैं बंटवारे के लिए। ठीक है, बिटवीन का प्रयोग करते हैं जब हम दो के बीच बंटवारा करते हैं, दो के बीच बंटवारा करते हैं वहां बिटवीन का प्रयोग होता है। बिटवीन के साथ यदि हमें लिखना पड़े तो बिटवीन के साथ हम एंड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एंड का। दूसरा, बिटवीन चूंकि प्रोपोजिशन है, सेम कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, जब आप बिटवीन का प्रयोग करें तो आप उस सेंटेंस के अंदर ईच, एवरी का प्रयोग नहीं कर सकते, इनका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ये बिटवीन का एक प्रयोग है जो कि आपको पता होना चाहिए। एमंग का प्रयोग कब करना है? समानता ये है कि एमंग का प्रयोग भी आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बंटवारा। जब हम बंटवारा करेंगे तो हम एमंग का प्रयोग करेंगे, सेम बात है। लेकिन अब कहानी थोड़ी बदलेगी, संख्या होगी दो से अधिक। दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच बंटवारा करना हो तो हमें एमंग का प्रयोग करना पड़ता है। संख्या होनी चाहिए मोर देन 2। कितनी होनी चाहिए? मोर देन 2, दो से ज्यादा। दो होगी तो बिटवीन ही बंटवारा कर देगा। और देखिए, सेम बात यहां पे लागू होती है। एमंग के साथ आप एंड का प्रयोग करेंगे, नो प्रॉब्लम। सेम बात यहां पे ये भी लागू होगी कि एवरी तथा ईच का प्रयोग एमंग के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि ये खुद डिस्ट्रीब्यूटिव है। एग्जाम्पल देखिएगा, देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, इनके दोनों के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। पहला एग्जाम्पल बिटवीन के लिए हमने लिखा डिस्ट्रीब्यूट these notebooks between कमल एंड मोहन। देखिए, एग्जाम्पल में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट दीज नोटबुक्स बिटवीन कमल एंड मोहन। हाउ मेनी पीपल इज हियर? दो लोग हो गए। जब दो लोग हैं तभी हम किसका प्रयोग कर पा रहे हैं? बिटवीन का। जैसे ही हम संख्या बढ़ा देंगे, संख्या बढ़ा के दिखाते हैं आपको, एमंग का प्रयोग होने लगेगा। हमने लिखा डिस्ट्रीब्यूट दीज नोटबुक्स अमंग। अब संख्या स्पष्ट नहीं करेंगे हम, तो हम लिखेंगे अमंग द स्टूडेंट्स। अब ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि कितने स्टूडेंट हैं, लेकिन ये बात मैं मान के चलता हूं कि स्टूडेंट यहां पे दो से ज्यादा ही है, क्योंकि जब संख्या स्पष्ट ना हो तो आप मान के चलिए संख्या ज्यादा ही है। और यदि संख्या कहीं स्पष्ट है तब हम अलग कहानी हो जाती है उसमें। तो इस तरीके से अमंग और बिटवीन का प्रयोग करते हैं। बाकी सारी कहानी वही, चूंकि प्रोपोजिशन है तो ऑब्जेक्टिव केस नाउन या प्रोनाउन लेंगे। चूंकि प्रोपोजिशन है तो इनके साथ वैसे ही प्रयोग होगा। चूंकि इसको संख्या चाहिए दो, तो इनके बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन प्लूरल ही प्रयोग होगा। वो तो स्वाभाविक सी बात है, कॉन्सेप्ट है। तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से इसका प्रयोग करना है। ये एग्जाम्पल है, लिख लीजिए आप इनको जल्दी से। दीज आर द एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब अगले प्रोपोजिशन पे चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप धीरे धीरे डिफरेंस समझते जाएंगे कि प्रोपोजिशन के बीच में कौन से प्रोपोजिशन का प्रयोग कहां होना चाहिए। जैसे कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेसिक समझते हैं पहले सभी को। देखिए,
एक प्रोपोजिशन आपने सुना होगा, एक प्रोपोजिशन होता फॉर। फॉर का प्रयोग प्रोपोजिशन के तौर पे भी होता है, कंजंक्शन के तौर पे होता है, लेकिन कंजंक्शन के तौर पर ना के बराबर प्रयोग होता है, कंजंक्शन ऑफ रीजन के तौर पर। तो फॉर का प्रयोग कहां कहां करना चाहिए? तो पहले देखो आप, यदि आप फॉर का प्रयोग करेंगे तो यदि समय के लिए करते हैं, टाइम के लिए, ठीक है, तो ये हमेशा ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताएगा। क्या बताएगा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताएगा, ठीक है। ये हमेशा समय अंतराल की जानकारी देगा आपको। क्या देगा? समय अंतराल की जानकारी। आप एग्जाम्पल देखिए इसका, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है फॉर का। दे आर वर्किंग हियर फॉर 2 hours। देखो आप, गलत हो गया है सेंटेंस। यहां पे टाइम के साथ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? दे हैव बीन लिखना पड़ेगा, दे हैव बीन वर्किंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस सेंटेंस में फॉर काम नहीं करेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा दे हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 hours। ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम बताएंगे जब फॉर और सिंस पढ़ाएंगे अलग अलग से, तो रिस्ट्रिक्शंस बताएंगे। बट अभी ये है कि आप ध्यान रखिएगा, फॉर का प्रयोग जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताएगा तो आपको केवल कंटिन्यूअस सेंटेंस को छोड़ देना है, बाकी सभी जगह फॉर काम करेगा। मतलब सामान्य जो कंटिन्यूअस सेंटेंस होते हैं वहां पे फॉर काम नहीं करेगा, बस इतनी सी बात है। तो इसीलिए हमने इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना दिया। दूसरा देखिए और कहां प्रयोग करते हैं। ये तो टाइम के लिए हो गया, इसका प्रयोग करते हैं हम एक्सचेंज करने के लिए। क्या करने के लिए? एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है जब हम किसी चीज के बदले कोई चीज लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज। देखो आप, ये अदला बदली ही है। आपने उसे 10 का नोट दिया या 10 रुपए दिए, उसने आपको एक पेन दे दिया। तो उसने ये कहा है आई बॉट दिस पेन, मैंने यह पेन खरीदा था फॉर 10 रुपीज, 10 रुपए में खरीदा था। तो जब ये एक्सचेंज है एक प्रकार का, ठीक है। जब हम किसी वस्तु की कीमत बताते हैं खरीदने के साथ तो कुछ ऐसे बताते हैं, दर बताएंगे तो एट से बताएंगे, ठीक है, दर बताएंगे तो एट से बताएंगे। लेकिन जब हम उसको खरीद लिए हैं 10 रुपए में, तो हमने ये बताया हमने उसको 10 रुपए दिए, उसने हमको ये पेन दिया, तो इसीलिए फॉर लगा रहे हैं। दिस इज अ एक्सचेंज, ये एक्सचेंज है एक प्रकार का। तीसरी कैटेगरी, और कहां काम करता है फॉर? पर्पस बताने के लिए। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। जहां उद्देश्य की बात हो वहां फॉर काम करेगा। जहां पे भी हमें उद्देश्य बताना हो वहां फॉर काम करेगा। कैसे करेगा देख लीजिए। She bought a pair of shoes for running। देखिए, she bought a pair of shoes for running, उसका मतलब है उसने एक जोड़ी जूते खरीदे, ठीक है, किस चीज के लिए? दौड़ने के लिए। पर्पस बताया, ठीक है। तो आप यदि हम चाहें तो आपने कई बार देखा होगा, कुछ और जगह आपने सुना होगा, लोग बोलते रहते हैं रनिंग शूज बोलते हैं, ये ऐसे, मतलब जूतों का उद्देश्य बता दिया क्या है, तो ये तो एडजेक्टिव बनता है, बट ये आपका नाउन है, ये जीरंड है यहां पे। तो वो वाला जीरंड है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन। तो फॉर का प्रयोग कुल मिला के इतनी जगह होना है, इसके अलावा और कोई जगह है नहीं जहां पे आप फॉर का प्रयोग कर पाए। तो एक तो समय के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, दूसरा पर्पस बताने के लिए। नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं फॉर। फॉर के अलग अलग यूज हैं, उनके आधार पर आपको करना है। लिख लो जल्दी से आप, दिस इज द यूज ऑफ फॉर। इस तरीके से हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं।
तो समझ में आया आप लोगों को? इस तरीके से हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस तरीके से होता है फॉर, क्या करता है फॉर,